बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज का ये जो 25 मिनट का महा एपिसोड है ये क्लास 11 हिंदी के लिए होने वाला है और बेसिकली इसमें आपकी जो किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो टर्म 2 के एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें आपके 3 टॉपिक्स जो है वो आने वाले हैं। पहला टॉपिक आएगा आपका कथा और पटकथा, दूसरा टॉपिक आएगा आपका प्रतिवेदन और तीसरा टॉपिक आएगा दृश्य लेखन। अब देखो प्रतिवेदन हो गया और दृश्य लेखन, इसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता होने चाहिए, साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस कैसे आपको करनी है, लिखना कैसे है, वो चीज भी मैं आपकी अच्छी तरीके से करवाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले हम देखेंगे भाई दृश्य लेखन जो है वो होता क्या है, कैसे लिखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल्स। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यानी कि दृश्य लेखन आखिर होता क्या है। तो जब आपने कभी फिल्म या फिर कोई धारावाहिक देखा होगा तो उसमें बहुत सारे दृश्य दिखाए जाते हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं बहुत सारे पात्र होते हैं, बहुत सारे घटना स्थल होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में क्या है, इसी चीज़ को हम दृश्य लेखन कहते हैं। लेकिन ये इसकी परिभाषा जो है वो थोड़ी-सी अलग है। कैसे अलग है? मान लीजिए आप कहीं बाज़ार में जाते हैं, ठीक है? आप बाज़ार में गए, तो बाज़ार में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को देखते हैं वो कैसे सब्ज़ी बेच रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कौन से लोग आ रहे हैं, कब बाज़ार लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो यानी कि सिंपल सा चीज़ आपको याद रखनी है कि किसी भी दृश्य का जब हम संक्षिप्त वर्णन करते हैं, उसमें भाषा कौशल आसान वाला होता है, कल्पना शक्ति उसमें हमारी मजबूत होती है और शब्दों पर हमारा अधिकार होता है। तो इसी को हम कहते हैं दृश्य लेखन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो दृश्य लेखन के लिए क्या होता है, आवश्यक तत्व। तो आवश्यक तत्वों में सबसे पहला आता है हमारी दृश्य की संख्या कितनी है, उसका समय क्या है, उसका स्थान क्या है और उसमें कौन कौन से पात्र आ रहे हैं। और सबसे आखिरी में जो दृश्य में किया जाता है वो होता है कट या फिर कट्टू। जब हम बोलते हैं कट या फिर कट्टू तो इसका मतलब क्या है कि दृश्य जो है वो अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक, अब इसमें थर्ड पॉइंट देखिए कि दृश्य लेखन बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए। दृश्य लेखन में संख्याओं का वितरण दृश्य संख्या के अंतर्गत, यानी कि अगर आप संख्याओं का वितरण कर रहे हैं कि इतने जो दृश्य हमारे होने चाहिए, तो दृश्य संख्या जितनी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए एक बाजार का है, एक स्कूल का है, एक घर का है, एक ऑफिस का है, तो हमने क्या किया, ये 4 दृश्य की संख्या हमने बता दी कि हमारी ये 4 दृश्य संख्या होने वाली है। ठीक है? इसकी शब्दावली जो है वो वर्तमान में घटित होते हुए प्रस्तुत की जानी चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ वर्तमान में घटित हो रही है उस हिसाब से इसको हमें बनाना चाहिए। तो ये होते हैं इसके आवश्यक तत्व। अब देखो हम कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं, दृश्य लेखन का कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्ज़ाम्पल लिया एक सुहानी सुबह प्रातः काल का दृश्य। तो सुबह-सुबह सबसे पहले क्या होता है? सूर्योदय होता है, ठीक है? प्रातः काल जब हम बाहर जाते हैं, पार्क, लोग, बारिश। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? ये एक क्या है, सबसे पहले से दृश्य है हमारे, कौन-कौन से दृश्य हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सूर्योदय का दृश्य बताएँगे, प्रातः काल का दृश्य बताएँगे, बाहर का बताएँगे, पार्क का, लोगों का और बारिश का। जैसे कि प्रातः काल लाल सुरमा आकाश में छाए बादलों को लालिमा में रंग रहा है। पक्षी अपने घोंसले को छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। पक्षियों की चहचहाट वातावरण में संगीत उत्पन्न कर रही है। तो देखो सबसे पहले हमने कौन सा देख लिया यहाँ पे, सूर्य वाला यहाँ पे हो गया कंप्लीट। उसके बाद प्रातः काल क्या होता है, तो प्रातः काल पक्षी जो है उनकी चहचहाट वातावरण में संगीत उत्पन्न कर रही होती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है जिसके कारण पेड़ पौधे झूम रहे होते हैं। फूलों पे भ्रमर गुंजन कर रहा होता है, फूलों से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही होती है। तो ये कौन सा टॉप पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रातः काल का। अब बाहर का पॉइंट यहाँ पे वर्णित करेंगे, तो बाहर यानी कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं और पार्क के बारे में। तो पार्क में जो लोग हैं वो समूह बनाकर व्यायाम कर रहे होते हैं। वहीं एक बेंच पर लगभग 60 से 70 वर्ष की महिलाएं बैठी हुई हैं, वो तालियां बजा रही हैं, भजन गा रही हैं। पार्क में जो लोग हैं वो पैदल पथ पे चल रहे हैं, पुरुष जॉगिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें क्या है, ये एक 3 आपके दृश्य यहाँ पे हो गए, कौन से, सूर्योदय, प्रातःकाल, बाहर और पार्क। अब रह गए हमारे लोग और बारिश। तो लोग और बारिश से संबंधित दृश्य में हम देखिए क्या लिखेंगे। अब देखो अचानक क्या होता है, बादलों की गड़गड़ाहट आसमान में गूंज उठते हैं, हल्की हल्की सी फुहार पड़ने लगती है जिससे मिट्टी की एक सौंधी सी यानी कि ऐसी खुशबू आ रही है जो काफी मन को मोहक लग रही है। ठीक है, सैर करते हुए जो लोग थे, जो पार्क में सैर कर रहे थे, बैठे हुए थे, व्यायाम कर रहे थे, वो सभी शेड यानी कि तरीके से कह सकते हैं पेड़ के नीचे आसरा ढूंढने लगे थे, कहीं पे जहाँ पे वो उनसे बारिश से बच सके ऐसा आसरा ढूंढने लगे थे। बारिश के कारण जो योगिक क्रियाएं हो रही थी वो भी बंद कर दी गई, व्यायाम करना बंद कर दिया गया और सभी जो है वो अपने आसनों को समेट कर जो शेड है यानी कि जहाँ पे बारिश ना हो वहाँ पे पहुंच गए थे। जो बच्चे पार्क में खेल रहे थे वे अब बारिश को होता देखकर तेज कदमों के साथ वापस घरों में लौट रहे थे। अब देखो सबसे दूसरा हमने यहाँ पे क्या देखा था, आखिरी में हम क्या लिखते हैं, कट या फिर कट्टू। तो वही क्या हमने यहाँ पे लिख दिया कट्टू, या फिर आप यहाँ पे कट भी लिख सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे इजिली समझ में आ गया। तो एक जो सुहानी सुबह है इसका प्रातः काल का दृश्य आप किस तरीके से लिखेंगे, ये चीज आपको कंप्लीटली यहाँ पे समझ में आ गई होगी।
ठीक। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे हम। एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका साप्ताहिक बाजार का दृश्य। तो देखो बाजार का दृश्य में आप देखिए, जैसे मैंने सोम बाजार का लिया है, तो आप मंगल, रवि, बृहस्पति, बुध, संडे जो भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। सोमवार, सोम बाजार, इसका क्या महत्व है वो लिखेंगे। दुकानदार हमने देखे, सखी सहेलियों के बारे में, रेडीमेड गारमेंट्स कपड़ों के बारे में, सब्जी मंडी भी है, मजदूर लोग भी यहाँ पे आते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक। तो देखो सबसे पहले कि हम क्या क्या बताएँगे सोम बाज़ार के बारे में। तो हमारे क्षेत्र में प्रत्येक सोमवार को एक बाज़ार लगता है, इसीलिए इसका नाम सोम बाज़ार पड़ा है। इस बाज़ार में भाग लेने वाले, अब देखो, अब सबसे पहले बता दिए सोम बाज़ार क्यों पड़ा नाम। अब दुकानदार की बात करते हैं, तो इस बाज़ार में जो लोग हैं वो बड़ी दूर-दूर से आते हैं। बाज़ार दोपहर के बाद लगना शुरू हो जाता है। तकरीबन साढ़े 4 बजे के आस-पास जो मोहल्ले के लोग हैं वो सोम बाज़ार के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक है? महिलाओं के लिए जो बाज़ार है, वो खास लोकप्रिय था। क्यों? क्योंकि दुकानदार जैसे-जैसे अपनी दुकानें लगाया करते थे, वैसे ही महिलाएँ और जो उनकी सहेलियाँ उनके साथ इस बाज़ार की चर्चा करना शुरू कर देती थी। कुछ तो जो है वो ज़रूरी सामान लेने के लिए आती थी और कुछ तो ऐसे घूमने की इच्छा से बाज़ार चली आती थी। तो देखो सोम बाज़ार कंप्लीट, दुकानदार कंप्लीट, सखी सहेलियाँ। अब आता है रेडीमेड गारमेंट कपड़ों के बारे में। तो देखो, दरअसल क्या है कि महिलाएँ जो हैं, उन्हें इस बाज़ार के संबंध में उनकी कुछ अलग ही मानसिकता है। क्या मानसिकता है? कि यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं और अच्छी भी मिल जाती हैं। अगर चीज़ खराब भी हो जाए तो अगले हफ्ते जो है आप उसे बदल भी सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर जो है वो रेडीमेड के साथ में गारमेंट्स का भी यहाँ पे सामान दे आपको मिल जाएगा। सुई से लेके धागे तक, सुई, धागा ये सब भी यहाँ पे मिल जाता है आपको। यहाँ पे एक सब्जी मंडी है, एक गली में सब्जी मंडी लगती है ताकि जो लोग हैं, वो आसानी से सब्जियाँ खरीद सकें। और ये सब्जी मंडी में कौन लोग खरीदने आते हैं? जो लोग गरीब होते हैं, ठीक है? दिन भर जो दिहाड़ी मज़दूर पर काम करने वाले लोग होते हैं, उन्हें हफ्ते में पैसे मिले या ना मिले, लेकिन सोमवार को वो पैसे ज़रूर माँगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पूरे सप्ताह के लिए सब्जियाँ खरीदनी होती है, राशन-पानी अपना इकट्ठा करना होता है। और इस बाज़ार का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि लोग जो है इसके भरोसे रहते हैं, ताकि वो उनके खाने, पहनने के लिए, इस्तेमाल के लिए जो सभी चीज़ें योग्य हैं, वो आसानी से और सस्ते दाम पे इस बाज़ार से उन्हें मिल जाती हैं। ठीक है? तो ये एक दूसरा दृश्य हमने यहाँ पे देख लिया। तो इस तरीके से दृश्य लेखन से संबंधित हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। दृश्य लेखन होता क्या है? दृश्य लेखन के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? ठीक है? एक सुहानी सुबह यानी प्रातःकाल का दृश्य क्या है? ये भी हमने देख लिया। और उसके बाद साप्ताहिक बाजार का क्या दृश्य होता है? ये भी हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। अब देखो हमारा यहाँ पे आता है दूसरा टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक है, देख सकते हैं हमारा है प्रतिवेदन, यानी कि प्रतिवेदन लेखन कैसे लिखा जाता है, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एक उदाहरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रतिवेदन की परिभाषा। तो देखो प्रतिवेदन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रति और एक है विद, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सम्यक अर्थात की पूरी जानकारी। तो प्रतिवेदन का मतलब क्या हो गया? पूरी जानकारी। अर्थात एक ये भी कह सकते हैं कि प्रतिवेदन से अभिप्राय होता है अनुभव से युक्त विभिन्न तथ्यों का विस्तृत लेखा-जोखा, यानी कि ऐसा तथ्य, ऐसा ब्यौरा जिसमें आपके अनुभव और उस समय की वर्तमान की जो घटना है वो उसमें सम्मिलित हो। ठीक है? अब देखो इसकी एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम देख लें तो किसी घटना को, किसी कार्य योजना को इत्यादि का अनुभव और तथ्यों के आधार पर जो परिपूर्ण विवरण है वो दिया जाए, जिसे हम लिखित रूप में प्रस्तुत करें, उसी को प्रतिवेदन कहते हैं। इसमें जो है वो विशेष जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही साथ कई सारे इसमें आंकड़े भी इसमें लिए जाते हैं, उसके माध्यम से निष्कर्ष भी निकाला जाता है, चुनाव जो सुझाव है वो भी दिए जाते हैं और संस्तुतियाँ भी बताई जाती हैं। ठीक है? तो प्रतिवेदन क्या होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्या होता है? किसी भी घटना को, कार्य योजना को जब आप अपने अनुभव के आधार पे, तथ्यों के आधार पे प्रस्तुत करते हैं, उसका लिखित ब्यौरा, ठीक है? जिसमें आप विशेष जानकारी तो दें ही, साथ ही साथ आंकड़े भी समझाएँ, निष्कर्ष भी निकालें, सुझाव भी दें, तो ये चीज़ कहलाती है प्रतिवेदन। अब देखो प्रतिवेदन से संबंधित और भी पॉइंट, प्रतिवेदन की आखिर विशेषताएँ क्या होती हैं? तो सबसे पहला, प्रतिवेदन में किसी भी प्रकरण यानी कि किसी भी घटना के बारे में, किसी भी कार्य योजना के बारे में, उसके बारे में जो उसकी मुख्य बातें होती हैं, वही लिखी जाती हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, ये विस्तार से नहीं होता है, बल्कि ये संक्षेप में होता है और एक क्रम के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है? प्रतिवेदन जो है, वो सच्ची बातों का विवरण होता है, अर्थात इसमें कल्पना का, पक्षपात का और भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। प्रतिवेदन की भाषा कैसी होती है? साहित्य संबंधी नहीं होती, बल्कि ये सरल भी होती है और दिलचस्प होती है, ताकि जो लोग हैं उन्हें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सकें। तो प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके हम कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण से पहले आप समझिए प्रतिवेदन के प्रकार। तो प्रतिवेदन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक है यहाँ पे औपचारिक प्रतिवेदन और एक है अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? औपचारिक यानी कि सरकार से संबंधित होगा,
तो जब सरकार या फिर किसी संस्था अथवा कोई अधिकारी जो है आदेश अनुसार ही कोई जो प्रतिवेदन है वो तैयार करता है किसी विशेष टॉपिक के बारे में, तब हम उसे कहते हैं औपचारिक प्रतिवेदन। ठीक है। अनौपचारिक क्या होता है? कोई भी व्यक्ति से अपने तरीके से इसका निर्माण कर सकता है। जैसे कि समाचार पत्रों में हम जो प्रतिवेदन देखते हैं वो इसी का एक उदाहरण है। ठीक। तो आपको समझ में आ गया औपचारिक प्रतिवेदन क्या होते हैं? औपचारिक जिसे गवर्नमेंट तैयार करती है, अनौपचारिक जिसे एक व्यक्ति तैयार करता है। सिंपल सा। अब देखो एक उदाहरण और एक जो ट्रिक है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए टॉपिक है हमारा कि महिलाओं पर होने वाले जो घरेलू उत्पीड़न है उनसे संबंधित एक जांच समिति का प्रतिवेदन लिखिए। तो देखो सबसे पहले तो आप सीधा पॉइंट यही लिख देंगे कि महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित कारण एवं उन्हें खत्म करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसमें कई सदस्य थे। अब देखो महिला समिति है तो एक चीज आप याद रखिएगा कि कोई भी जब आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं तो तकरीबन 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 सदस्यों को 6 सदस्यों का जो नाम है वो आप इसमें जरूर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि समिति होती है तो अब मान लीजिए आपके स्कूल में कई सारे टीचर्स हैं तो एसएमसी मेंबर्स होते हैं, बहुत सारी समितियां होती हैं, तो 5 से टीचर्स होते ही हैं। तो इसी तरीके से अब जो महिलाओं से संबंधित है तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 महिलाओं के नाम ले लिए, जैसे कि राधा देवी सचिव है, ठीक है, प्रीति देवी अध्यक्ष हैं, मोहिनी देवी सदस्य हैं, श्री कृष्णा जी ये सदस्य हैं, शिवम जी ये भी सदस्य। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो कॉमन से नाम है लोगों के वो यहाँ पे उठा लिए ताकि आपको जो इन नामों को आप जानते होंगे तो सिंपल सी बात है आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होगा और आपको मतलब अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। तो अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो फॉर्मेट में नाम लिख दिया। अब इस गठित जो समिति थी इसने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि देखो ये पॉइंट आप चाहें तो ना भी लिखें, ये मैंने आपको थोड़ा ऐसे ही समझाने के लिए लिखा है कि नारी जिसे आज हिंदू धर्म में कभी दुर्गा तो कभी काली का रूप बताया जाता है, लेकिन आज भी कई छोटे छोटे देशों में, गाँवों में, कस्बों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसी जो समस्याएं होती हैं वो सामने आती हैं। तो इसे रोकने के लिए जो समिति है उसने कहा है कि हमें निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। सबसे पहला ये कहा गया है महिलाओं के साथ होने वाली जो हर तरह की हिंसा है उसके पीछे कहावत है। क्या कहावत है? कि उनका जन्म समाज में हुआ और इसीलिए समाज जो है उन्हें ही उससे सुधारने की दिशा में कदम उठाना होगा। ठीक है, महिलाओं से संबंधित जो मामलों की रिपोर्ट होती है, ठीक है, उनसे जो जांच होती है उसकी और जो सुनवाई होती है वो जहां तक हो सके महिला पुलिस अधिकारी, महिला डॉक्टर या फिर महिला जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। ठीक है, ऐसी एक कहावत है सिंपल सा। फिर देखो यहाँ पे आगे क्या है, जो समिति थी उसने कहा कि पुलिस एवं प्रशासनिक जो मशीनरी है उसको हमें मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि सड़कों पर या फिर अन्य जगहों पर जो महिलाएं हैं उनके साथ उत्पीड़न जैसी जो घटनाएं हो रही हैं वो ना हो। महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए को बदलाव बदलाव में लाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो माता पिता हैं उन्हें जागरूक करें और जो टीचर्स हैं उन्हें जागरूक करें और वो जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें समझाएं कि भाई देखो आप लड़के लड़की हैं, आप में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। आप अपने विकास के लिए अपने माता पिता से अपनी बात कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, समाज में रूढ़िवादिता फैली उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। ऐसी सारी चीजें आप कह सकते हैं। जो हमारे मौजूदा प्रावधान है मतलब हमारे जो मौजूदा कानूनी प्रावधान है जैसे कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का है, कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण उत्पीड़न अधिनियम 2013 का है। इन सभी का लोगों को हमें ज्ञान देना जरूरी है, लोगों को जागरूक करना जरूरी है, महिलाओं को शिक्षित किया जाए जिससे भी अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और प्रत्येक 2 माह के अंदर उपयुक्त सुझावों की मतलब देखो ये एक लाइन भी सबसे आखिरी में लिखी है कि जो भी आपका टॉपिक है उससे संबंधित 2 माह, 1 माह, 1 साल, 1 महीना या फिर 2 वीक, 3 वीक, इसमें क्या करना है, उपरोक्त जो हमने सुझाव दिए हैं उस पर हम अमल देखेंगे कि हमने किस तरीके की प्रगति की है। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डेट और डेट के बाद हस्ताक्षर लिख देंगे सभी के, प्रीति देवी, राधा, मोहिनी, कृष्णा, शिवम, इन सभी के हम हस्ताक्षर लिख देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक गठित जो समिति होती है उसका प्रतिवेदन आप किस तरीके से तैयार करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही छोटा सा। कौन सा एग्जाम्पल है, देखो अब ये एग्जाम्पल है आपके स्कूल का। स्कूल का है कि विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्य ने एक समिति का गठन किया जहां पर जांच एवं अध्ययन समिति के पश्चात समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो देखो हमारे विद्यालय में शैक्षिक विकास और उन्नति के लिए 21 मार्च 2022 को यहाँ पे मार्च की जगह मैं यहाँ पे चाहूँ तो कर सकता हूँ 20 अप्रैल, ठीक है, क्योंकि 20 अप्रैल को ये वीडियो अपलोड होगी। तो 20 अप्रैल 2022 को विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री श्याम जी ने एक समिति का गठन किया जिसमें कई सदस्य थे। सबसे पहले मोहिनी देवी शिक्षाविद सचिव हैं, प्रीति देवी वरिष्ठ शिक्षिका हिंदी की है,
कृष्ण कुमार जी शारीरिक शिक्षक हैं, राहुल कुमार जी वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के हैं, शिवम कुमार जी वरिष्ठ अध्यापक गणित के हैं। अब देखो यहाँ पे पहले पॉइंट में मुझे क्या लिखना चाहिए था? श्री श्याम जी। क्यों? क्योंकि ये कौन है? ये प्रधानाचार्य है। तो पहले पॉइंट में मुझे लिखना चाहिए था श्याम जी। ठीक, श्री श्याम जी विद्यालय प्रधानाचार्य। तो ये पॉइंट यहाँ पे छूट गया था, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आपने जो है 5 से 6 नाम लिख दिए। अब इसमें आगे क्या लिखेंगे? तो जो समिति बनी थी, समिति ने इस दिशा में अध्ययन किया कि भाई वर्तमान में विद्यालय का जो विकास है एवं जो उन्नति है, उसमें गति नहीं हो रही है, जो कि जितनी गति हमें चाहिए उतनी नहीं हो रही। तो हमें इस स्थिति को कई तरीके से सुधार सकते हैं। सबसे पहला, बच्चों को हमें नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। जैसे सुबह-सुबह प्रार्थना सभा एवं सदन व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। विद्यालय में मूलभूत सुविधाएँ हैं, जैसे कि पीने का पानी है, स्वच्छ शौचालय, इन सभी की हमें व्यवस्था अच्छे से करनी चाहिए। विद्यालय में जो पुस्तकालय हैं एवं जो शारीरिक शिक्षा की कक्षा हैं, उनमें हमें विद्यार्थियों के अनुरूप जो पुस्तकें हैं, खेल सामग्री हैं, उन सभी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे उनका अच्छे से उपयोग कर सकें और उनका मन जो है वो स्कूल आने में लगा रहेगा। उसके बाद विद्यालय में हमें कंप्यूटर जो शिक्षा है उसका भी प्रावधान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब बच्चे कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस होती हैं उनको लेते हैं तो वो डेली स्कूल जाते हैं, ठीक है? लेकिन देखो बेसिकली है कि शिक्षा तो हमारे जो स्कूल है उसमें है, अगर नहीं है तो हम लेके आएँगे, और है भी तो हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, तो हमें क्या करना है, जो शिक्षक है वो लेके आने हैं। साथ ही साथ छात्रों के विकास के लिए हमें जो अभिभावक हैं, हम उनके जो माता-पिता हैं उनसे हमें संपर्क रखना होगा। और सबसे आखिरी पॉइंट वही लिखना है आपको कि प्रत्येक 2 से 3 माह के अंदर हम जो उपयुक्त सुझाव हैं, उनकी समीक्षा कर लेंगे। अब वही एक दिनांक लिख दिया हमने, और ये लिख दिया और ये लिख दिया, सिंपल सा। अब देखो वहाँ पे क्या था, 20 अप्रैल हमने लिखा था, तो ये डेट वो होगी जो जिस दिन आप लिखेंगे। तो 20 अप्रैल को तो लिखने वाले नहीं, तो हम लिख देते 30 अप्रैल, ठीक है? 20 फरवरी की जगह 30 अप्रैल 2022। तो आपको ये समझ आ गया कंप्लीटली? इस तरीके से हमारा ये वाला भी टॉपिक जो था प्रतिवेदन लेखन का, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए प्रतिवेदन से लेखन से संबंधित सभी क्वेश्चन दोबारा लिख लीजिए। सबसे पहले प्रतिवेदन होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा होती है, प्रतिवेदन की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, प्रतिवेदन के 2 प्रकार कौन-कौन से होते हैं। उसके बाद महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न से संबंधित जो जाँच समिति थी, उसका प्रतिवेदन किस तरीके से हमने लिखा, इसको हमने देखा। देन सेकंड जो था हमने देखा था इस तरीके से कि विद्यालय का जो शैक्षिक विकास है उसको करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, वो हमने देखा यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा जो प्रतिवेदन लेखन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आप सभी को सारे पॉइंट्स इजीली तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं अपने अगले पॉइंट को, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है अभिव्यक्ति माध्यम का कथा और पटकथा, ठीक है? कथा और पटकथा। तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है कि अभिप्राय क्या होता है? तो देखो, पटकथा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। इसमें पट शब्द का अर्थ क्या है? पर्दा, और कथा शब्द का अर्थ होता है कहानी, यानी कि इस प्रकार से पटकथा शब्द से हमारा अभिप्राय ये हो जाएगा कि वो कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाए, यानी कि जो कहानी जो पर्दे पर फिल्माई जाए, ठीक है? अर्थात वो कहानी जो टेलीविजन पर या फिर सिनेमा में दिखाए जाने के लिए लिखी जाती है। इसे आप स्क्रीन प्ले भी कह सकते हैं। एक व्यक्ति थे मनोहर श्याम जोशी, ये पटकथा लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे। इन्होंने पटकथा के ऊपर एक वक्तव्य दिया था कि पटकथा जो है वो कुछ और नहीं है, बल्कि कैमरे से फ़िल्म के पर्दे पर दिखाए जाने की एक कथा है, ठीक है? यानी कि कैमरे से जो पर्दा है उस पर दिखाए जाने की एक कथा होती है, सिंपल सा। अब देखो इसके स्रोत क्या होते हैं? तो इसका स्रोत कुछ ही हो सकता है, जैसे कि हमारे साथ कोई घटना घटी हो, आस-पास की कोई घटना घटी हो, अखबार में छपा कोई समाचार पत्र हो सकता है, हमारे आस-पास की कोई कहानी हो सकती है, इतिहास का कोई बंदा हो सकता है, या फिर साहित्य की किसी प्रसिद्ध जो रचना है उस पर। यानी कि पटकथा जो है, जिसे आपको सिंपल सा किसी भी टेलीविज़न या सिनेमा में दिखाना है, वो आपके साथ की घटना हो सकती है, आपके आस-पास की घटना हो सकती है, समाचार पत्र हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है, इतिहास का कोई व्यक्ति हो सकता है। तो ये सभी होते हैं घटना के स्रोत। उसके बाद है पटकथा से संबंधित अगला पॉइंट है कि पटकथा जो होती है उसकी संरचना कैसी है। तो संरचना में देखो क्या होता है, बहुत सारे इसमें पात्र होते हैं, उनके अलग-अलग चरित्र होते हैं, नायक होते हैं, इसमें प्रतिनायक भी होते हैं, बहुत सारे घटनास्थल भी होते हैं, दृश्य जो और इसमें जो दृश्य होते हैं उनका एक क्रम के अनुसार इसमें विकास होता है, ठीक है? इसमें द्वंद्व होता है, साथ ही साथ फिर इसका अंत होता है। इसमें देखो क्या होता है कि छोटे-छोटे दृश्य होते हैं और असीमित घटनास्थल, यानी कि दृश्य जो है वो इसमें काफ़ी छोटे होते हैं और असीमित घटनास्थल होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही समय में आप अलग-अलग जो घटनास्थल हैं उसे दर्शा सकते हैं, ठीक है? इससे आप फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड। अब देखो फ्लैशबैक क्या होती है? फ्लैशबैक जो हमारे अतीत में बीत चुका है, और फॉरवर्ड जो हमारे भविष्य में आने वाला है।
तो उन घटनाओं को भी पटकथा के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। ठीक है? तो पटकथा की संरचना कुछ इस तरह की होती है, बहुत सारे चरित्र इसमें सम्मिलित होते हैं, बहुत सारे दृश्य इसमें सम्मिलित होते हैं, घटनाएँ स्थल बहुत सारे होते हैं। फ्लैशबैक क्या है, फ्लैश फॉरवर्ड क्या है, ये आप इसमें बताएँगे। उसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट, पटकथा की मूल इकाई क्या है और कैसे? तो देखो पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य, ठीक है? मूल इकाई क्या है? दृश्य। दृश्य का मतलब क्या हो गया कि एक ही दृश्य का निर्माण एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर होता है। अब देखो सिंपल सा यहाँ पे आप ये समझिए कि मान लीजिए एक ये एरिया है, ठीक है? ये क्या है? एक यहाँ पे स्कूल है, ठीक है? अब देखो एक ही समय पे मान लीजिए ये हम यहाँ पे ले लेते हैं मंडे का डे है, ये है ट्यूसडे का डे है और ये हमारा वेडनेसडे का डे है। तो मंडे के दिन यहाँ पे क्या था, एक कुल्फी वाले ने अपनी दुकान लगाई, ठीक है? एक दिन ट्यूसडे जो था उसने अगले दिन यहाँ पे सेम टाइम पे मान लीजिए 10 बजे जो है वो कुल्फी वाले ने यहाँ पे अपनी शॉप लगाई। 11 अगले दिन 10 बजे किस बंदे ने, चाउमीन वाले ने लगाई। अगले दिन किसी समोसे वाले ने अपनी दुकान लगा दी। तो मतलब कि एक ही समय पे, एक ही स्थान पर अलग-अलग मतलब कि एक ही स्थान पर जो अलग-अलग दृश्य यहाँ पे दिखाए गए हैं, उन सभी को हमने यहाँ पे दर्शाया है। जैसे उदाहरण ले लो, उदाहरण हमने लिया है आपकी जो हिंदी कोर है उसकी किताब है आरोह, या फिर एक रजनी पाठ है, उसमें लीलाबेन का जो फ्लैट है उसका बताया गया है कि समय है दोपहर का, उसका बेटा जो है वो अमित स्कूल से वापस आ रहा होता है। दूसरा दृश्य अगले दिन का, कि समय होता है दिन का, स्थान होता है अमित के स्कूल के हेडमास्टर का। तीसरा दृश्य उसी के मतलब उसी दिन का है जब शाम जो मतलब उस शाम का है जब रजनी का फ्लैट आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि देखो इस प्रकार जो तीनों दृश्य हैं, वो हैं तो अलग-अलग स्थान के, लेकिन इसलिए देखो इस प्रकार से तीनों दृश्य अलग-अलग स्थान के हैं, इसलिए जो स्थल है वो भी बदल चुके हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि अभी हमने क्या देखा था, ये 3 उदाहरण देखे थे स्कूल वाले। अब यही देखो जो चाउमीन वाला को वो कभी किसी ऑफ़िस के बारे में, कुल्फ़ी वाला जो है वो कहीं मान लीजिए किसी स्कूल के बारे में, और जो चाउमीन वाला है वो कहीं मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट जो ऑफ़िस है उसके पास लगाता है। तो वही चाउमीन वाला स्कूल भी स्कूल के पास लगा रखा था, वही कहाँ चला गया अब वहाँ पे ऑफिस के बारे में, वही समोसे वाला गवर्नमेंट ऑफिस के बाद लगा रहा था, वही स्कूल के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको मैटर रखती है कि एक बंदा जो है, वो किस तरीके से अधिक जो दृश्य है उसको फ़िल्माता है। उसके बाद देखिए इससे संबंधित अगला क्वेश्चन। अगला क्या है कि पटकथा जब हम लिख रहे हों, तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो दृश्य है उसका आधार क्या है? साथ ही साथ प्रत्येक दृश्य के साथ में उसका घटना स्थल का उल्लेख करना आवश्यक होता है कि इस दृश्य के साथ घटना जो है वो कौन-कौन सी होने वाली है। प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली जो घटना का समय है उसका भी संकेत दिया जाए। साथ ही साथ ये भी सूचना दी जाए कि जो घटना है, जो दृश्य है वो खुले स्थान पे होगा या फिर किसी बंद स्थान पे होगा। पात्रों की गतिविधि को पात्रों की गतिविधि के जो गतिविधि होती है, जो दृश्य होता है, उसको हम संकेत के माध्यम से भी समझा सकते हैं, ठीक है? तो जब आप पटकथा लिख रहे हो, तो आप इन सभी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब देखो, पटकथा लेखन में जो कंप्यूटर है, इसकी क्या सहायता होती है? तो आपको पता होगा कि आज वर्तमान समय में जो कंप्यूटर होता है, वो बहुत सहायता करता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, जिसमें पटकथा लेखन का प्रारूप सबसे वो पहले से बना हुआ आ जाता है। अब उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा-सा चेंज करना होता है। अगर आपको उस पटकथा में कोई गड़बड़ी लगती है, तो कंप्यूटर स्वयं ही आपको बता देता है कि आपको इसमें जो सुधार है वो ये करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें इसे मानें या ना मानें, तो कंप्यूटर की सहायता इस तरीके से मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाता है नाटक और फ़िल्म की पटकथा। अब देखो एक तरफ है नाटक, नाटक में क्या होता है कि जो दृश्य होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े-बड़े होते हैं। लेकिन फ़िल्म में दृश्य काफ़ी छोटे होते हैं। नाटक में घटनास्थल सीमित होते हैं, किसी मंदिर, परिवार या फिर ऑफ़िस का होता है। लेकिन जो फ़िल्म होता है उसमें घटनास्थल असीमित होते हैं, बहुत सारे होते हैं। नाटक की जो कथा होती है, वो उसका विकास एक रेखीय क्रम में होता है, एक दिशा में होता है, जैसे आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन फ़िल्म जो है, वो एक विकास जो है उसका वो कई तरीके से होता है। नाटक एक सजीव कला माध्यम होती है, जिसमें अभिनेता उनके ही जैसे जो जीवंत यानी कि जो रियल टाइम बेस होते हैं बंदे, उन्हीं के साथ में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। लेकिन जो सिनेमा है, वो पहले से ही रिकॉर्ड की जाती है, उसकी छवियों को, उसके दृश्य को, तब वो हमें दिखाई जाती है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको नाटक के बारे में यहाँ पे समझ में आ गई। तो एक बार कथा और पटकथा से संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर दोबारा से देख लीजिए। पटकथा से हमारा अभिप्राय क्या होता है? पटकथा का स्रोत क्या है? पटकथा की संरचना क्या है? पटकथा की मूल इकाई क्या है और कैसे है? पटकथा लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? पटकथा लेखन में कंप्यूटर की क्या सहायता होती है? और पटकथा में क्या-क्या अंतर होता है? तो इस तरीके से हमारी आज की वीडियो यहाँ पे एंड हो जाती है।
तो आशा करता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो थी हिंदी की, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, अब आना है इस तरीके से चैनल पे और चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल पे सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। फिर आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद ये प्लेलिस्ट का एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएँगी। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, आपके जैसे सैंपल पेपर्स हैं, तो सैंपल पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके देख सकते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बहुत सारे सैंपल पेपर्स ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हैं। इंग्लिश के 4-5 हैं, पॉलिटिकल के 4-5 हैं, हिंदी के भी 5-6 अपलोड हैं, ज्योग्राफी है, फिजिकल एजुकेशन है और सोशियोलॉजी, होम साइंस, मतलब सभी जो सब्जेक्ट है आपके ह्यूमैनिटीज़ के, सभी के 4 से 5 सैंपल पेपर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और बात करें यहाँ पे आपके जो चैप्टर वाइज़ अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है, ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दी हुई है, ये रही आपकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ हैं और इसमें देख सकते हैं आपकी ईदगाह हो गया, अंडे के छिलके, दोपहर का भोजन, मतलब सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। तो इन सभी को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी जो है वो करवाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी जिसमें देखिए मैंने 15-20 मिनट में आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाए हुए हैं, तो उन वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में मतलब कि जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, इसी संबंधित और जो अभिव्यक्ति और माध्यम है, उससे संबंधित यहाँ पे देख सकते हैं कि पत्रकारिता जनसंचार माध्यम है, डायरी लेखन है, पत्रकारिता के विविध आयाम है, ये है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं जो आपका 1 सेकंड क्या है ये? हाँ, प्रतिवेदन और दृश्य लेखन, ये भी है। इन सभी को अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा ताकि आपकी तैयारी जो है वो और अच्छे तरीके से हो पाए। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।